नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। जून के महीने में दो बड़ी चीजें हुई सोने को लेकर। पहली बात तो ये कि सोने की कीमतें जून के महीने में नरमी बनी रही, सोने की कीमतें थोड़ी दबाव में देखी गई। लेकिन इसके कारण दो बड़ी खबरें हुई। पहली, चीन ने जून में 15 टन सोने की खरीद की। ये 15 टन उसकी अक्टूबर 2023 के बाद की सबसे बड़ी खरीदारी है जो उसने किसी महीने में की है। और दूसरी बड़ी खबर जो जून के महीने से ही निकल कर आई है कि जून में वैश्विक गोल्ड ईटीएफ से करीब 9 अरब डॉलर की निकासी हुई है। यानी एक तरफ चीन ने फिजिकल गोल्ड में रिकॉर्ड खरीदारी की है, वहीं दूसरी तरफ ईटीएफ में निकासी की गई। क्या वहां पर मुनाफा वसूली हुई या फिर लोग घबराकर उन्होंने अपनी बिकवाली की? आज इन्हीं चीजों को समझते हैं। डॉक्टर शरद कोली जी, वित्तीय विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र के और साथ ही में आपकी इजाजत से शरद कोहली ऑफिशियल के सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को अभिवादन। सर, सबसे पहले ये जून के महीने में सर सोने के दाम में दबाव रहा। बहुत लोगों ने, आपने भी कई बार कहा कि ये जो रेंज चल रही है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी निवेश की रेंज हो सकती है। चाइना ने लगता है इसका मौके का फायदा उठा लिया। अक्टूबर 2023 के बाद की सबसे बड़ी खरीद, 15 टन की खरीद उसने इस महीने में की है। और इसी के साथ सर इसको भी अगर आप समझाएं। और दूसरा, जून में ही वैश्विक गोल्ड ईटीएफ से करीब 9 अरब डॉलर की निकासी हुई है। वेस्ट में खूब निकासी ईटीएफ में इस महीने में देखी गई। जी हाँ विक्रांत, बिल्कुल सही डेटा ये निकल के आया है। देखिए, ईटीएफ प्योरली जो है वो निवेश का संसाधन है। पहले तो हम हाँ। दोनों दोनों ये जो कैटेगरीज है इसको समझ लें। ईटीएफ प्योरली निवेश का है और ज्यादातर निवेशक जो है वो फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। हाँ। फेयर वेदर फ्रेंड अंग्रेजी का एक शब्द है, उसका मतलब है कि अच्छे अच्छे वक्त के साथी होते हैं। या मैं इसको और अच्छे तरीके से बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि जब चढ़ रहा होता है वो तब उस नौका पे सवार होना चाहते हैं, कि चढ़ती हुई एसेट क्लास पे वो सवार होना चाहते हैं। तो क्योंकि जून के महीने में लगातार प्रेशर में रहा गोल्ड गोल्ड और सिल्वर, आप हमें पता ही है कि ज्यादातर प्रेशर में रहा, बल्कि थोड़ा नीचे ही गया होगा। प्रेशर में क्या रहा, 4,000, 4,100, 4,900 इस रेंज में घूमता रहा। तो वहां निवेशकों को लगने लगता है, ईटीएफ के तो सारे निवेशक होते हैं कि भाई अभी इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं, तो इसमें से निकाल लो। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोग बराबरी पे निकले होंगे और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कि लॉस पे निकल गए होंगे। हालांकि मैं यहाँ एक अपने 35 साल के इन्वेस्टमेंट के तजुर्बे से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर यही समय होता है इसमें इसमें प्रवेश करने का। पर ठीक है, लोगों ने निकासी करी क्योंकि ज्यादातर लोग जो है बहुत लंबे नजरिए को देख के नहीं चलते हैं। हालांकि सोना चांदी लंबे नजरिए को देखने की चीजें हैं। पर अब ऐसा है तो है, अब मेरे कहने से सारे निवेशकों का माइंडसेट तो बदल नहीं जाएगा। तो इसलिए हम तो अपनी तरफ से जो एक प्रिंसिपल बेस्ड बात होती है वही डिस्कस इसमें करते हैं। तो इसलिए ईटीएफ से निकलना मुझे लगता है, और ईटीएफ में विक्रांत वापस आने में भी देर नहीं लगती है। जरा सा आपको ये ऊपर की चढ़ते तरफ चलते देखा, लोग एकदम से ईटीएफ में आ जाएंगे। दूसरा एक ये भी कारण रहा कि लोगों को इस समय शेयर मार्केट भी, अगर मैं भारत की बात करूं, हालांकि भारत में ईटीएफ में उतना बुरा नहीं रहा, पर हाँ, ग्लोबल स्तर बिल्कुल पर वहाँ तो अच्छा रहा है सर। हम्म। क्योंकि शेयर मार्केट जो है, अमेरिका की शेयर मार्केट ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। अमेरिका की शेयर मार्केट ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए। हम्म। तो पैसा फिर ऐसे में जो एसेट क्लास चढ़ रही होती है, जहां रिटर्न आ रहा होता है, वहां पर ऐसा पैसा शिफ्ट होता है। तो कुछ अमेरिकी शेयर मार्केट में भी पैसा गया। हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि एक लॉबी अमेरिका में शेयर मार्केट को नए नए रिकॉर्ड पे युद्ध के दौरान भी ले जाने की कोशिश कर रही थी, अभी भी कर रही है। इलेक्शन तक आपको अमेरिका की शेयर मार्केट ऊंची ही दिखाई देगी, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी गलती बीच में या वहां की सरकार की तरफ से नहीं हो जाती, तो आपको ऊपर ही दिखाई देगी। तो वो पैसा वहां से शिफ्ट होके वहां पर आया। और ये पैसा देखिए, इसको हम चल पैसा कहते हैं। मतलब ये पैसा जो है घूमता रहता है। ये पैसा कभी ईटीएफ में आ गया, कभी स्टॉक मार्केट में आ गया, कभी म्यूचुअल फंड्स में चला गया, कभी बॉन्ड्स में चला गया। कुछ पैसा बॉन्ड्स में भी गया, क्योंकि आपको पता है जब फेड रेट जो बढ़ाता है तो उसमें फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट की तरफ निवेशकों का ध्यान ज्यादा चला जाता है। और गोल्ड सिल्वर आपको पता है डिविडेंड तो देते नहीं है, हम्म। थोड़ी स्लीपी स्लीपी एसेट है, कैपिटल अप्रिसिएशन होती है।
पर जब नहीं बढ़ता तो आपको कोई रिटर्न नहीं देता है पड़ा पड़ा। हम्म। तो इसलिए वो गया। तो ये तो रही ईटीएफ की कहानी। अब जो चाइना वाली कहानी है, चाइना वाली कहानी निवेश की कहानी नहीं है। हम्म। चाइना वाली कहानी है मौका परस्ती की, कि इन्होंने मौका देखा, हाँ। और मौका ये देखा कि इस समय सस्ता है, इसको हमें इकट्ठा करना है। चाइना को इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें गोल्ड इकट्ठा करना है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चाइना को गोल्ड चाहिए ही चाहिए। उनको भविष्य जैसे कोई किसी को दिख जाता है ना, उनको ऐसे दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि क्या हम्म। होने वाला है आगे। तो उनको लगा कि इस समय सस्ता है, तो उन्होंने अपनी खरीद को बढ़ा दिया। तो हम्म। चाइना तो वैसे ही आपको पता है 1000 टन के हाँ। आसपास जो है चाइना ने पिछले साल खरीदा। इसमें से 504 टन रिटेल गया, बाकी क्या आप चाइना, मतलब आप लगाइए, मेरे मेरे अनुमान के हिसाब से दुनिया भर में जितना गोल्ड खरीदा गया है उसमें से करीब 40-50 टन, 40-50% पीबीओसी का उसमें हिस्सा रहा होगा। हम्म। बाकी स्वीडन ने लिया, यूरोप के और देश हैं उन्होंने लिया, कुछ थोड़ा बहुत भारत भी लेता है, थोड़ा बहुत अमेरिका भी लेता है। तो मुझे लग रहा है लगभग लगभग आधा सेंट्रल बैंक की बाइंग, लगभग आधी पीबीओसी की तरफ से हुई है पिछले साल की मैं आपको बात कर रहा हूं। हम्म। तो चाइना को तो पता है कि आगे उन्होंने क्या करना है। एक तरफ वो हांगकांग के लिए बेस बना रहा है, दूसरी तरफ वो अपने युआन को गोल्ड स्टैंडर्ड बेस करना चाहता है। और ये मैं किसी अनुमान से नहीं कह रहा, ये बात शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से स्पष्ट रूप से, अमेरिका और यूएस का जब पिछले साल समिट हुआ था, इससे पिछले वाला, उन्होंने साफ तौर पे कही थी कि हम अपने युआन को, लाजमी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा कि आप भी डॉलर से इसको इसको अलाइन कर दीजिए। हम्म। शी जिनपिंग ने कहा नहीं, हम इसको गोल्ड बेस करना चाहते हैं। हम्म। जैसे पहले हुआ करता था 1971 से पहले दुनिया भर की करेंसीज होती थी जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, हम्म। वो हम उसको वही वापस वही करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ इस बात पे मना कर दिया। और युआन जो है, कल मेरे से, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, आपके भूतपूर्व एम्प्लॉयर्स थे उनके ठीक। उस प्लेटफॉर्म पे, मैंने कल पॉडकास्ट करी। हाँ। वहां मेरे से उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड पहले था, तो हाँ। गोल्ड स्टैंडर्ड पर कैसे कैसे करेंसी होती, तो जिस देश के पास जितना गोल्ड होता था उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ता था, और वेरीफाइड डिक्लेरेशन होती थी, उसके आधार पर उसकी करेंसी की वैल्यू तय की जाती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड को अगर हम 1971 के पहले समझे, तो चाइना जानता है कि उसको अपने युआन को गोल्ड बेस करना ही करना है। और अगर वो ऐसा करता है तो युआन, मुझे लग रहा है विक्रांत, आने वाले समय में युआन डॉलर को पीछे छोड़ सकता है। ये मैं आपको बहुत यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से वो सोना इकट्ठा कर रहा है, तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस गिर रही है, कुछ हो रही है, उसको सोना, उसका सोने का भंडार चाहिए, उसको सोने का एक इन्वेंट्री चाहिए जो वो इकट्ठा कर रहा है और लगातार इकट्ठा कर रहा है। सर एक और चीज इसी से जुड़ी हुई कि चाइना की रणनीति भी एकदम साफ दिखाई दे रही है कि वो फिजिकल गोल्ड तो लगातार खरीद रहा है। 15 टन उसने जून जून में खरीदा। लेकिन ईटीएफ में चीन में भी बड़ी निकासी हुई है, चीन और जापान में भी बड़ी निकासी देखने को मिली है। जबकि भारत में निवेश थोड़ा बढ़ा है ईटीएफ को लेकर। तो भारतीय निवेशकों की सोच थोड़ी अलग है, अलग रही ईटीएफ के मामले में। भारतीय निवेशकों की सोच अच्छी रही विक्रांत, क्योंकि भारतीय निवेशकों को यह समझ में आ गया कि ये क्यों। और देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे ही जाएं, हम्म। आपके मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा भी हाँ। आपको कई जगह ये एडवाइस मिलेगी कि भाई आपको गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो बहुत सारे निवेशक, अब अच्छी बात यह है कि बहुत सारे निवेशक अब इसको शॉर्ट टर्म व्यू से हटके लॉन्ग टर्म व्यू पे जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म व्यू में वो ईटीएफ को खरीद के रख रहे हैं, क्योंकि जब बढ़ गया तो फिर नहीं मिलेगा। और अच्छी बात है ये। मैं समझता हूँ भारत की मार्केट बहुत मैच्योर है। चाइना जापान में अगर ईटीएफ का मिला, तो ये वो इन्वेस्टर्स है जिनके बारे में मैंने अभी आपको पहले हाँ। बताया। तो भारत के अगर ईटीएफ के इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में लेके रख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरा, ये भी वजह रही भारत में बढ़ने की, क्योंकि भारत में जो फिजिकल गोल्ड रखने की पूरी सिस्टम है, हाँ। ईजीआर तो अभी आया है, हाँ। पर जो पूरी फिजिकल गोल्ड रखने की सिस्टम है वो इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। क्योंकि आप कहाँ रखेंगे, आप लॉकर में रखेंगे, लॉकर में से भी खबरें अच्छी नहीं आ रही थी बहुत जगह से, समय समय पर खबर आती रहती, लॉकर खुल गया, लॉकर टूटा मिला, लॉकर का इंश्योरेंस भी पूरा नहीं होता है, 100 गुना आपके लॉकर रेंट से होता है, मुश्किल से 100 गुना। तो इस वजह से लोगों का सोने पर विश्वास है, पर लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सोने को इकट्ठा करें तो कैसे इकट्ठा करें। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ईटीएफ का रूट लिया है, तो इसलिए भारत में बढ़ता दिखा है। मैं भारतीय निवेशकों की दूरदर्शिता की प्रशंसा करना चाहूंगा, कि वो अगर 3 से 5 साल का नजरिया रख के ईटीएफ में डाल रहे हैं, तो वो चाइना और जापान के निवेशकों से आगे हैं इस मामले में, उनकी सोच उनसे आगे है। सर अगर ईटीएफ में बाकी दुनिया में बेचा जा रहा है और इंडिया में अगर अभी भी खरीदा जा रहा है और बढ़ भी रहा है, वो जून में भी बढ़ा है,
तो क्या भारतीय निवेशक सुरक्षित मान रहे हैं गोल्ड को पूरी तरीके से, और किसी तरह का उनका उनके जहन में कोई संशय नहीं है, ऐसा साबित होता है? बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं इसमें विक्रांत, कोई दो राय नहीं है कि उनको, भारतीय निवेशकों को इस मेटल का भविष्य दिखाई दे रहा है और उनको पता है कि ये मेटल लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। उनको बिल्कुल इसमें कोई भी संशय नहीं है। हालांकि सारे निवेशकों ने नहीं, पर ओवरऑल, आप तो ओवरऑल हम नंबर की बात कर रहे हैं कि ईटीएफ के नंबर्स कैसे रहे। बिल्कुल ईटीएफ के नंबर्स ऊपर की तरफ है और जैसा कि मैंने कहा, मैं भारतीय निवेशकों की दूरदर्शिता की प्रशंसा करता हूँ। सर, ईटीएफ से लोगों का पैसा निकला दुनिया भर में, लेकिन फिजिकल गोल्ड की डिमांड लगातार बनी हुई है। तो इसमें कोई विरोधाभास है या इसमें समझने वाली चीज है? जी। क्योंकि जो ईटीएफ से निकला वो था जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया। जो लोग बहुत दिन तक होल्ड नहीं कर सकते थे, हाँ। कुछ लोगों ने हो सकता है अमेरिकन शेयर मार्केट्स में लगाया हो, कुछ लोगों ने फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में लगाया हो, पर जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है विक्रांत, हम्म। वो सेंट्रल बैंक्स की बढ़ी है। और आपको बताऊं कि सेंट्रल बैंक्स का जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है गोल्ड खरीदने का, वो पहला लक्ष्य होता है पहले तो डॉलर के एसेट्स को रिप्लेस करना गोल्ड से। हम्म। दूसरा लक्ष्य उनका इन्वेस्टमेंट होता है, वो हम्म। भी इन्वेस्ट करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट को वो सेकेंडरी रखते हैं। पहले वो अपना जो भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें डॉलर को हटा के वो गोल्ड को रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा, वो निवेश की दृष्टि से भी करते हैं, उनको भी अगर कल को चार पैसे बनते हैं तो उनको भी फायदा है, तो उनका भी ओवरऑल जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड अभी भी, और फिजिकल गोल्ड की डिमांड बाय द वे मैं आपको बताऊं, चाइना में भी बहुत बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल। चाइना के ईटीएफ वालों ने तो भले ही बेचा है, पर चाइना में जो अभी भी गोल्ड लाइन लगा लगा के बिक रहा है। बल्कि मेरे कोई मिलने वाले हैं, वो अभी चाइना होकर आए और उनके कोई वहां जानकार होंगे, उनके सप्लायर्स हैं वहां पर, उन्होंने उन्हें बताया कि चाइना वालों को लग रहा है कि ये जो गोल्ड की प्राइस है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। और इस प्राइस पे, जो मैं बात कहता रहता हूं, मुझे अपनी कही हुई बात याद आ गई जब उन्होंने मुझे अपने चाइनीज फ्रेंड की बात बताई कि बहुत अट्रैक्टिव ये प्राइस है। वो कपड़े का काम करते हैं, कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है और अगर इस प्राइस पे मिल रहा है तो चाइनीज हाउस होल्ड लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। चाइनीज हाउस होल्ड को वो दिखाई दे रहा है जो गोल्ड में से निकलना चाहते हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। यार, बिल्कुल। सर, एक चीज और बताइए कि अगर ये ईटीएफ से निकासी का जो प्रक्रिया है, अगर ये जारी रही जुलाई में भी और उसके बाद भी अगर देखने को मिली, तो क्या गोल्ड पर प्रेशर बनाने में भी ये बड़ी भूमिका निभाएगा? क्या इसकी भी कोई भूमिका हो सकती है गोल्ड को 4,000 के करीब लेवल पर रखने की? होती है, पर बहुत बहुत मिनिमल होती है विक्रांत। हम्म। क्योंकि एक तो ये इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट है विजवी, देखिए, तीन हिस्सों में हम गोल्ड की मार्केट को बांट देते हैं। एक ईटीएफ का हो गया, एक फिजिकल गोल्ड का हो गया, और तीसरा हो गया जो डेरिवेटिव मार्केट है। हम्म। सबसे ऊपर है डेरिवेटिव मार्केट, टॉप लेवल पे डेरिवेटिव मार्केट है। जो डेरिवेटिव की वॉल्यूम है, यानी हम्म। कि सट्टेबाजी वाली, वो हाँ। वॉल्यूम को बाकी के दोनों मात नहीं दे पाते हैं कभी भी। वो हाँ। वॉल्यूम तो कई गुना है, क्योंकि आप 10% दे के 1 किलो, यानी 100 ग्राम का दे के 1 किलो के गोल्ड पे आप ट्रेड कर पाते हैं। मैं हाँ, उदाहरण ले रहा हूं। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे फिजिकल गोल्ड आता है, हाँ। तीसरे नंबर पर ईटीएफ आता है, चौथे नंबर पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और पांचवें नंबर पर ईजीआर आता है, जो कि अभी फ्लेजलिंग स्टेज में है, हाँ। बहुत ही यंग स्टेज में है। तो हाँ। ये इस ऑर्डर में वॉल्यूम चलती है। हम्म। ईटीएफ जो है, मेरे मेरे हिसाब से तीसरे पायदान पे है विक्रांत। तो इससे ईटीएफ की निकासी से को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। जरा सी मूवमेंट आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। कल डॉलर इंडेक्स 101 से ऊपर था। हाँ, जैसे ही बिल्कुल। डॉलर इंडेक्स 100.88 आया, उसके बाद 84 आया, सुबह मैं देख रहा था 81 आया। आपको जो गोल्ड की प्राइस कल घट के 4,050, $4,060 चल रही थी, एकदम वो $4,100 पार कर गई। सुबह $4,130 हाँ। चली गई। बॉन्ड यील्ड्स जैसे ही थोड़ी 4.58 थी, 4.55 आई। आप देखिए, डेसिमल्स में मूवमेंट करने से भी गोल्ड की प्राइस पे फर्क पड़ रहा है। कितना गोल्ड रिएक्ट कर रहा है बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि क्रूड की कीमत नीचे आई 78 से 79 से घट के 76 पर आई। उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स नीचे आया, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड नीचे आई, और साथ में गोल्ड की प्राइस पे फर्क पड़ा। तो इतनी बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी होती है कि उस ईटीएफ की बिकवाली को विक्रांत, वो बहुत धूमिल कर देता है। ये हाँ। जो सट्टेबाजी का खेल है, ये ईटीएफ की बिकवाली को धूमिल कर देता है। तो बहुत मामूली फर्क पड़ता है। और कभी आपको वो फर्क, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज गोल्ड की प्राइस जो है वो ईटीएफ बिकवाली की वजह से गिरी हाँ, है, ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे। कभी नहीं सुनते। हाँ। और मोरोवर, वो कॉज की जगह इफेक्ट है। कॉज है डॉलर इंडेक्स, हम्म। कॉज है बॉन्ड यील्ड,
कॉज है इन्फ्लेशन, फेड, ये कॉज है। उसका इम्पैक्ट है कि लोग ईटीएफ में बेचते हैं। आप समझ रहे हैं कि लोग सस्ता होता है तो बेचते हैं, तो कुछ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी है। बाकी ईटीएफ में बेचने से कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। सर, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कह रहा है सर कि दूसरी जो छमाई होगी उसमें गोल्ड ईटीएफ में भी वापसी हो सकती है, इस तरीके की उम्मीद कई एक्सपर्ट भी बड़े कह रहे हैं। तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा कि जो ये जून में जिस तरीके से बिकवाली हुई, क्या अब दूसरी छमाई में इसके वापसी के कुछ संकेत दिखाई देते हैं? मुझे दिखाई देते हैं, और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से दिखाई देते हैं विक्रांत, वो है अमेरिका में होने वाले इलेक्शन। क्योंकि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन में जाने से पहले अपने देशवासियों को महंगाई में नहीं झोंकना चाहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप अगर अगर बिजनेसमैन है, पर अगर थोड़ी सी भी राजनीति वो जानते हैं, जो कि मैं मानता हूं कि जानते हैं, उनके भाषण आप सुने, कई बार बहुत राजनीतिक तरीके से बात करते हैं, हालांकि उनके भाषणों में डील डील वर्ड ज्यादा आता है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो महंगाई है अमेरिका में ऊंची रहे, वरना उनके वोट चले जाएंगे। उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो पूरा ही उनके हाथ से चला जाएगा। सेनेट में बाय रोटेशन होता है, तो जिन लोगों की सीटें खाली हो रही हैं वो जाएंगे, पर सेनेट तो एचओआर तो पूरा चला जाएगा। अगर एचओआर उनके हाथ से चला जाता है तो उनकी नौकरी पे, उनकी पोजीशन पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि उनको इम्पीच किया जा सकता है। इस टाइम इतनी खुंदक में है वहां पर डेमोक्रेट्स जो है कि वो उनको इम्पीचमेंट मोशन ले आएंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप महंगाई को नीचे करेंगे, तो उसकी वजह से जो फेड है वो रेट बढ़ाने की हिमाकत नहीं करेगा। तो रेट नहीं बढ़ाएगा। हालांकि 28-29 जुलाई को मीटिंग है फेड की बहुत जरूरी, उस पर नजर बना के रखें। हो सकता है, देखिए, अब से लेके नवंबर तक एक दो फेसेस आए विक्रांत, जब ये थोड़ा सा एक दो झटके मारेगा। पर ओवरऑल जो ब्रेडथ है इस साल के एंड तक, बाकी की छमाई जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कह रहा है, मैं भी उससे सहमत हूं। और मौसम बदलते, ईटीएफ की जहां तक बात है, मौसम बदलते देर नहीं लगती है। अभी पैरामीटर्स बदल जाए, 2 दिन लगेंगे लोगों को वापस आने में, इधर से निकाल के उधर लगाने में। तो ये तो ऐसा नहीं है कि सदा के लिए चले गए, ये मौसम की तरह करवट बदलते रहते हैं। और ईटीएफ में वापसी में आने में मैं सहमत हूँ, वापसी में आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सर, बीच बीच में ट्रम्प साहब के तो बयान कुछ भी आते हैं तो वो अचानक हलचल पैदा कर देते हैं ना। अब तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उनको मारने की साजिश के, उनके मारने की योजना पर काम चल रहा है। तो इस तरीके के बयान जब आते हैं तो बड़ी हलचल रहती है बाजार में। बिल्कुल हलचल रहती है, ये बयानबाजी चलती रहेगी, पर अल्टीमेटली गोल्ड, मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर अपने अपने फंडामेंटल जो हैं, फेड की अनाउंसमेंट्स हैं, डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अमेरिका में इस समय खड़ी हुई है। एक तरफ डॉलर को उठाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है वो ऊंची है। अब किसी ने मेरे से ये पूछा कल कि भाई इन्फ्लेशन ऊंची है तो फेड रेट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मैंने कहा अगर इन्फ्लेशन ज्यादा गई और फेड ने ज्यादा रेट बढ़ाए तो एक लिमिट के बाद ये गोल्ड के लिए फिर फायदेमंद हो जाता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप जब अगर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा देंगे तो उससे आपकी जीडीपी की रफ्तार खत्म हो जाएगी, और जीडीपी की रफ्तार अगर खत्म होती है, ब्रेक लग जाती है अर्थव्यवस्था पे, तो उससे तो फिर अर्थव्यवस्था मंदी में जाएगी, और अगर मंदी में जाती है तो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही फाइन ट्यून्ड बैलेंस है। मुझे लग रहा है जो अमेरिका के कॉमिक्स के सट्टेबाज हैं इस समय, वो सिर्फ और सिर्फ ये डॉलर की मजबूती का फायदा इस उठा रहे हैं बिकवाली के लिए। इसके अलावा कोई भी फंडामेंटल, मैं दोहरा रहा हूं और बड़ी बात कह रहा हूं, डॉलर मजबूत के अलावा कोई भी फंडामेंटल विक्रांत इस समय गोल्ड के दबाव को सपोर्ट नहीं कर रहा है। केवल एक वो फैक्टर है जिसको वहां अमेरिका के सट्टेबाज इस वक्त लेके चल रहे हैं, और उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं उसको किसी तरह दबाने का, और वो दब भी रहा है। जैसे ही एक फैक्टर हटेगा तो गोल्ड ऊपर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बाइंग मैंने देखा कि $4,000 पे हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा जो चार्ट्स के टेक्निकल चार्ट्स होते हैं ना, उसको मैं यहाँ बात नहीं करता हूँ। हालांकि हम स्टॉक मार्केट्स में कैंडल्स को, डेमा को, 50 डेमा को, 200 डेमा को, इसको बहुत ट्रैक करते हैं, और हम क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको हम लेके चलते हैं, अलग अलग डिजाइन के चार्ट लेके चलते हैं। गोल्ड में भी ऐसे ही चार्ट होते हैं, पर गोल्ड में ये चार्ट इतने जरूरी नहीं होते। तो पर $4,000 पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस समय खड़ी हुई है। यानी कि जैसे ही $4,000 के नीचे जाता है
फौरन जो है एक लॉट है इन्वेस्टर्स का बाइंग, या तो वो सेंट्रल बैंक्स हैं जो बाइंग हाँ ज्यादा बढ़ा देते हैं अपनी, हाँ। या एचएनआई से बढ़ा देते हैं, या कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो बाइंग बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इसलिए टेक्निकल चार्ट्स पे भी आप देखिए तो गोल्ड उसमें 4,000 पे एकदम से बाइंग प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब हाँ। लोग हैं जो मौका तलाश रहे हैं, जिसको हम बाय ऑन डिप्स कहते हैं विक्रांत। बिल्कुल सर। और एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने कहा कि रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ है सोने को 4,000 का लेवल जिस तरीके से उसे पूरा सपोर्ट दे रहा है, वैसे ही लग रहा है सर कि 4200 4250 इस लेवल से सोना बाहर निकलने की भी कोशिश बार बार करता है, और एक बार अगर निकला तो उसके बाद कुछ और भी देखने को मिल सकता है। आप कह सकते हैं इस तरीके से कि 4200 एक तरह से, अगर 4,000 सपोर्ट है तो 4200 रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। लेवल है, उसको हाँ। रेजिस्टेंस कहते हैं। कि वहां जाके फिर वापस आता है, वहां जाके फिर आप वापस आता है। पर देखिए, अगर आप टेक्निकल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। हम्म। परंतु अगर कोई ऐसा कारण बन जाता है, मान हाँ, लीजिए ये जो 28-29 जुलाई को दो घटनाएं घटनी है। एक तो जी। 28-29 जुलाई को फेड की मीटिंग है, हाँ दूसरा मंथली एक्सपायरी भी जो कॉमिक्स में होती है हाँ वो भी उन्हीं दिनों में होती है। हाँ तो दो लगातार फैक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है इस महीने के एंड में काफी वॉलेटिलिटी गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में पैदा करेंगे। ये हाँ। युद्ध और बॉन्ड इंडेक्स और सॉरी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड तो है ही है, पर ये दो फैक्टर्स और हैं जिस पर नजर बना के रखनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, अपनी तरफ से मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं कि मुझे बाय ऑन डिप्स ये लग रहा है। हाँ। और थोड़ा थोड़ा करके मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके इसको जरूर लेगा, एक मुश्त नाले पर थोड़ा थोड़ा इसको हाँ। जरूर लेगा। सोना कभी भी अपनी चमक नहीं खोएगा, इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू समय सो मच। शामिल हुए। बहुत थैंक बहुत यू।